नमस्ते। बीए बीएड और बीएससी बीएड पार्ट 4 के छात्रों के लिए करिकुलम डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी। पेपर है CC6 यूनिट सेकंड का ही सेकंड भाग है ये। इसमें एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे आज अपन। पाठ्यक्रम यानी कि पाठ्यक्रम में शैक्षिक उद्देश्य क्या रखे जाने चाहिए, इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है और इन उद्देश्यों के निर्धारण में बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बच्चों के स्कूल लेवल पर किस प्रकार के शैक्षिक उद्देश्य पाठ्यक्रम में या पाठ्यक्रम में जो उद्देश्य निर्धारित किए जा रहे हों किस प्रकार के हों। तो इसके लिए 1956 के अंदर ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है प्रकाशित हुआ। उसके अंदर जो है शैक्षिक उद्देश्यों के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी को जो है विश्व के शिक्षा जगत में मान्यता दी जाती है और उसके अंतर्गत जो है शैक्षिक उद्देश्यों को निम्न 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। नंबर 1 है ज्ञानात्मक उद्देश्य, जो कि ज्ञान के पक्ष को कॉग्निटिव डोमेन को जो है प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है भावात्मक उद्देश्य, एफेक्टिव डोमेन, और तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य, साइकोमोटर डोमेन कह सकते हैं इनको। तो इसमें क्या होता है, ज्ञान पक्ष में बालक ज्ञान को ग्रहण करता है और इसका संबंध, ज्ञान को ग्रहण करने का संबंध हमारे मस्तिष्क से है। दूसरा है भावात्मक पक्ष, जिसमें भाव पक्ष यानी मानवीय संवेदनाओं को ग्रहण करना, या जो ज्ञानात्मक पक्ष में या ज्ञान के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनको हम मस्तिष्क में लेते हैं, उसके बाद में उसको मन में उतारते हैं और मन में उतारने के बाद में हम उनको अच्छे से ग्रहण करते हैं। तो ये भावात्मक पक्ष हुआ। उसके बाद तीसरा आता है क्रियात्मक उद्देश्य, साइकोमोटर। इसमें हम कर्म पक्ष की बात करते हैं, जो कि हमारे अन्य शारीरिक अंगों से जुड़ा हुआ मामला है, जिसको कि हम अपने शारीरिक श्रम द्वारा या शारीरिक अंगों द्वारा उसको पूरा करते हैं, जिसमें तीनों भाग लेते हैं, मस्तिष्क, मन और कर्मेंद्रियां। तो ये जो है कर्म पक्ष, जो सूचनाएं जो हमारे को दी गई है ज्ञान पक्ष के अंदर, उनको हमने समझने के बाद में उसको ग्रहण किया है और ग्रहण करने के बाद में उसके अनुरूप कार्य करने की जो क्षमता हमारे अंदर होगी वो इसके अंतर्गत आएगी क्रियात्मक पक्ष के अंदर, क्रियात्मक उद्देश्य। इसमें मनोगत्यात्मक पक्ष भी कहते हैं इसको, कि जो हमने कुछ सीखा है उसको जो है क्रिएटिविटी के नाम से जान करके उसको कार्य करते हैं। अब आता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य, कॉग्निटिव डोमेन, इसके अंतर्गत क्या होता है, ज्ञान पक्ष को जो है हमें ग्रहण करना, तो किस प्रकार से हम उसको ग्रहण करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है ज्ञान। नंबर 1 ज्ञान, जिसको हम कहते हैं नॉलेज। जिसे ज्ञान में क्या होता है कि कुछ तथ्य होते हैं
कुछ संकेत होते हैं, कुछ विधियां होती हैं, उसमें सारणीकरण होता है, वर्गीकरण होता है और कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। तो इस प्रकार से हम ज्ञान पक्ष में या ज्ञान के उद्देश्य में सबसे पहले ज्ञान की बात करते हैं, नॉलेज। उस नॉलेज में जो है कुछ तथ्य विषयों के बारे में जब थोड़ी सी जानकारी करेंगे अपन, तो ये सारी बातें हमें पाठ्यक्रम में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, तथ्य होते हैं, कुछ संकेत होते हैं, विधियां होती है, उनका हम सारणीकरण करते हैं। सारणीकरण करने के बाद में उसको वर्गीकृत करते हैं और उसके बाद में कुछ उसके सिद्धांत, नियम जो है निकाले जाते हैं और उसी के आधार पर हम इनको जो है क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। दूसरा आता है अवबोध। अवबोध, इसको कि हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन, अवबोध। अवबोध में क्या होता है कि सूचनाओं की जानकारी इकट्ठी करना, सूचनाओं की व्याख्या करना, उन सूचनाओं में अंतर करना, एक दूसरे से तुलना करना, वर्गीकरण करना और निष्कर्ष निकालना और भविष्यवाणी करना, उदाहरण देना। ये इस प्रकार के जो कुछ बिंदु हैं वो इसके साथ में जुड़े होते हैं। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में दो बातें हुई मुख्य, ज्ञान और अवबोध, यानी उसको समझना। तीसरा है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में किन बातों का ध्यान रखते हैं, क्या होता है कि नई परिस्थितियों का निरीक्षण करना, ज्ञान का स्मरण करना और नई परिस्थितियों में समस्या समाधान करना। समस्या समाधान, तो ये हुआ एप्लीकेशन या अनुप्रयोग। जो ज्ञान हमने सीखा है, जो हमने नॉलेज इकट्ठा किया है या हमारे पास है, उसका हम किस प्रकार से नई परिस्थितियों में उसका प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं और किस प्रकार से समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये मुख्य बात होती है। उसके बाद आता है चौथा, विश्लेषण। विश्लेषण, एनालिसिस। एनालिसिस। एनालिसिस में जैसे विज्ञान के विषयों में अपन देखते हैं कि हम विशेष करके रसायन विज्ञान में देखें तो हम तत्वों का विश्लेषण करते हैं और तत्वों के विश्लेषण के बाद में उनमें आपसी संबंध है ना, संबंधों के बारे में विश्लेषण करते हैं, उनके संगठन के बारे में, तो किस प्रकार से इनका निर्माण हुआ है इसके बारे में जानकारी करते हैं, सिद्धांत बनाते हैं और उन सिद्धांतों का भी विश्लेषण करते हैं। तो जैसे कि
रसायन वैज्ञानिक विज्ञान की बात अभी मैंने बताई थी। इसी प्रकार से भाषा के अंदर विषयों में भी, भाषा के विषयों में भी हम ये देखते हैं कि जो ग्रामर है वो इससे रिलेटेड, कि किस प्रकार से हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, संस्कृत हो या अन्य कोई भी भाषा हो, तो उसका ग्रामर है, उसका जो व्याकरण है, उसके आधार पर हम उसका एनालिसिस करते हैं कि किस प्रकार से जैसे वाक्य बने तो किस प्रकार से बने हैं, है ना, उसमें किन किन बातों को हम ध्यान में रखते हैं, किस प्रकार से। तो ये विश्लेषण हुआ। विश्लेषण के बाद में आता है पांचवा संश्लेषण। संश्लेषण संश्लेषण जिसको कि सिंथेसिस कहते हैं, SYN। सिंथेसिस में इसमें नवीन वस्तु, नवीन विचार, नवीन योजना का निर्माण, जो नवीन बातें जितनी भी हैं, नवीन बातें, नवीन विचार, और किसी समस्या पर अपने विचार व्यक्त करना। जैसे यहाँ समस्या समाधान आई है, तो समस्या पर अपने विचार रखना। अपने विचार रखना, तो ये आता है संश्लेषण, है ना, सिंथेसिस, विचारों को इकट्ठा करना और उनको व्यक्त भी करना। ठीक है। फिर आता है छठा मूल्यांकन। इवैल्यूएशन मूल्यांकन। उसमें मूल्यांकन किस प्रकार से करते हैं कि ये जो बात हमने ज्ञान के आधार पर या जिसको अवबोध में लिया है हमने, तो वह उचित है या अनुचित है। समस्या समाधान करने में हमने जिन विचारों को लिया है वो सही है या गलत है। इसी प्रकार से मूल्यांकन में हम जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं उनका भी मूल्यांकन कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। कार्यक्रम का निर्धारण करना और पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन या समीक्षा कह सकते हैं उसको, ये करना। तो इस प्रकार से हम ज्ञानात्मक उद्देश्य में इन 6 बातों को जो है ध्यान में रखते हैं। तो अब क्या होता है कि अगर हम इसको उल्टा करें, ठीक है, तो ये एक स्टेप बनेगी कि नीचे ज्ञान, ज्ञान के बाद में अवबोध, अवबोध के बाद में अनुप्रयोग, अनुप्रयोग के बाद में विश्लेषण, विश्लेषण के बाद में संश्लेषण और देन मूल्यांकन। ये एक ट्रायंगल में देखें अपन, तो सबसे पहले हम ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान के बाद में उसका अवबोध करते हैं, उसके बाद में ये एक नीचे का स्टेप है, ये यूँ समझ सकते हैं, ठीक है। तो ज्ञान, उसके बाद में अवबोध, फिर अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अंत में मूल्यांकन। तो इसको बालक के रूप में अपन देखें कि बालक जो हमारे पास में जिस पाठ्यक्रम में या जिस क्लास में अध्ययन कर रहा है, तो क्योंकि अपन स्कूल लेवल में करिकुलम की बात भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ज्ञान की बात करते हैं कि हम बच्चों को क्लास में पाठ्यक्रम के आधार पर ज्ञान देने का कार्य करते हैं, ठीक है। उसके बाद में उसका अवबोध कराते हैं कि क्या बच्चों ने जो नियम सिद्धांत या पाठ्यक्रम
जो बताया गया उसको समझा है नहीं, उसके बाद में उसका वो अपने दैनिक जीवन में या अपने किसी काम में उसका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका अनुप्रयोग कर रहे हैं, फिर हम उसका विश्लेषण करते हैं, संश्लेषण करते हैं, यानी ये मूल्यांकन से पहले की बात है ना। जैसे कि वो जो नवीन बातें सीख रहा है और उनको समस्या समाधान के लिए काम में ले रहा है या नहीं ले रहा है ना, उसमें नवीन विचार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, नई नई योजनाएं बनाने का कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये एक स्टेप है। उसके बाद में हम अंत में उसका मूल्यांकन, सत्रांत में मूल्यांकन करते हैं। तो इस प्रकार से एक ये तरीका। इसके बाद में ये पुराना तरीका मानते हैं इसको कि उसके बाद में एक नया जो है 2001 के अंदर एक नवीन पक्ष जो है या वो आया है 2001 में, है ना। इसको कि संशोधित पक्ष कहते हैं, नया संशोधित पक्ष 2001। इसमें क्या है कि बातें यही हैं, लेकिन हम इसको इस ढंग से याद, जैसे ज्ञान, इसको कहीं याद रखना, याद करना पहला स्टेप है। दूसरा समझना, ठीक है, यानी ज्ञान उसको हम याद कर रहे हैं। फिर अवबोध का मतलब समझना, ठीक है। तीसरा है प्रयोग में लाना, प्रयोग में लाना, ठीक है, यानी अनुप्रयोग। चौथा विश्लेषित करना, विश्लेषित करना, फिर संश्लेषित करना, संश्लेषित करना, और नेक्स्ट है सृजन करना, क्रिएटिविटी। सृजन करना यानी मूल्यांकन में ये बात आएगी कि जो कुछ हमने पढ़ा है, ज्ञान लिया है, उसको हम अपने दैनिक जीवन में कुछ सृजन कर सकें। तो ये एक नया प्रारूप जो है, नया जो पक्ष है, संशोधित पक्ष, ये बताया गया है। तो इस प्रकार से हम ज्ञानात्मक उद्देश्यों की बात कर रहे थे, उसके अंदर ये 6 बिंदु जो है, जिसको कि हम संज्ञानात्मक उद्देश्य कहते हैं, इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। दूसरा आता है भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य, इसके अंतर्गत ये जैसे 2-3 शिक्षाविद हैं, मनोवैज्ञानिक भी हैं, उनमें ब्लूम, करतवाल और मसीहा, ने, इन तीनों ने मिल करके 1964 में 1964 में एक वर्गीकरण
प्रस्तुत किया उसके अंतर्गत हम कुछ बिंदु देखते हैं कि सबसे पहले आग्रहण करना। पहला है आग्रहण, या आग्रहण करना, रिसीविंग। दूसरा है प्रतिक्रिया देने का उद्देश्य। दूसरा प्रतिक्रिया देना, ठीक है। इसमें रेस्पॉन्डिंग, ये रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, ठीक है। उसके बाद में तीसरा है मूल्यांकन, मूल्यीकरण कह सकते हैं उसको, मूल्यीकरण, वैल्यूलाइजेशन, है ना, मूल्य निर्धारित करना। उसके बाद आता चौथा संगठनात्मक उद्देश्य। संगठनात्मक उद्देश्य। और पांचवा बताया उन्होंने अपने वर्गीकरण में विशिष्टीकरण, विशिष्टीकरण, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि ब्लूम और करतवाल और मसीहा ने 1964 के अंदर एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया जो कि भावात्मक उद्देश्य को हमें दिखाता है। उसमें सबसे पहले है कि आग्रहण करना, आग्रहण, रिसीविंग। कोई भी बात हम जब ज्ञान के माध्यम से दिमाग में लेते हैं तो क्या उसको हमने मन से स्वीकार कर लिया है या उसको हमने सही ढंग से समझ करके उसको आत्मसात कर लिया है। फिर उसके बाद में प्रतिक्रिया देने का उद्देश्य, रेस्पॉन्डिंग। जो भी हमने सीखा है उसके लिए हम क्या प्रतिक्रिया दे सकते हैं, क्या उसको हम वापस बता सकते हैं। जैसा कि ज्ञान पक्ष में बताया था कि हम जैसे सूचनाओं की जानकारी ले रहे हैं, है ना, तत्वों के विश्लेषण की बात कर रहे हैं, वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, सिद्धांतों की बात कर रहे हैं और उनका विश्लेषण कर रहे हैं, तो इन सब बातों को क्या हमने वापस प्रतिक्रिया में हम दे सकते हैं, है ना, उसको रेस्पॉन्ड, रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, तीसरा क्या आता है, फिर उसका मूल्यीकरण करते कि मूल्यीकरण कि शिक्षित समाज में, जैसा कि हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ पर कई प्रकार की बातें हैं, लेकिन अगर हम शिक्षित समाज में इन बातों को रख रहे हैं तो शिक्षित समाज में इन मूल्यों को स्वीकार किया जा रहा है या रखा जा रहा है, तो क्या वो उपयुक्त हैं या अनुपयुक्त हैं। तो इस प्रकार की जो बातें होती हैं उसको मूल्यीकरण के अंदर रखा जाता है। फिर आता है संगठनात्मक उद्देश्य, ऑर्गेनाइजेशनल। तो संगठनात्मक उद्देश्य में, ऑब्जेक्टिव में क्या करते हैं कि कुछ पूर्व में निर्धारित जो भाव हैं, उद्देश्य हैं, उनको कुछ नया करके देखते हैं। नया कोई हम उसमें उद्देश्य जोड़ रहे हैं तो क्या उसको पूर्व में जो उद्देश्य चल रहे हैं उसके साथ नया जो जोड़ रहे हैं वो उसको जोड़ सकते हैं या नहीं, या जो लक्ष्य निर्धारित किए गए उन लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। इस प्रकार की जो बातें होती है उनको हम संगठनात्मक उद्देश्य के अंदर शामिल करते हैं। फिर आता है कि विशिष्टीकरण, कैरेक्टराइजेशन, कि क्या जो ये 4-5 बातें हुई है उसको हमने इसके अंदर रख लिया है, उसको मान्यता दे दी है, ये विशिष्टीकरण है। तो भाव पक्ष में, ज्ञान पक्ष के बाद में भाव पक्ष में इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ये इन उद्देश्यों को शामिल किया गया है। फिर आता है नेक्स्ट क्रियात्मक उद्देश्य।
साइकोमोटर स्किल क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य, इन्हें अनुदेशनात्मक उद्देश्य भी कहा जाता है। अनुदेशनात्मक उद्देश्य, इसमें क्या बालक सूचना ग्रहण करने के बाद उसके अनुरूप कार्य करने के लिए सक्षम है। कार्य करना, अनुदेशन के बाद में क्या बालक कार्य करने में सक्षम है, क्या उसमें क्रिएटिविटी है, क्या उसके अंदर ऐसी स्किल डेवलप हो गई है कि क्या वो जो बातें या जो उद्देश्य पहले निर्धारित किए गए हैं उनको क्रियात्मक उद्देश्यों में हल कर सकता है, यानी उनको अपने कार्य में या अपने कार्यों में जोड़ करके उनको समझ करके वो कार्य करने में सक्षम है या नहीं। ठीक है, तो इसको हम फिर दो भागों में बांट सकते हैं इसको। नंबर 1 है भाषाई कौशल, और दूसरा है लेखन कौशल। भाषाई कौशल में फिर देखते हैं हम कि जो कुछ इसमें निर्धारित किए गए उद्देश्य हैं भाषा के आधार पर, चाहे वो कोई सी भी हो, उसमें क्या बालक में ये कौशल या ये स्किल आया है या नहीं। ठीक है, तो भाषा के बारे में और लेखन कौशल, इसमें दो बातें विशेष तौर से बताई गई है। तो इसमें भाषाई कौशल में भाषा कौशल का विकास, संभाषण कौशल और वाचन, संभाषण और वाचन। ठीक है, ये तीन बातें जो है भाषा कौशल विकास, संभाषण कौशल और वाचन कौशल बालक में आया है नहीं। जब हम किसी भी विषय को अध्ययन कराते हैं तो बच्चों में हम ये अपेक्षा करते हैं कि उसके अंदर ये कौशल आ जाए कि जो कुछ उसको बताया गया है उसको वो पढ़ करके या समझ करके संभाषण कर सके, उसके बारे में बातचीत कर सके और उसका वाचन भी कर सके। जिस प्रकार से टीचर ने बालकों के सामने जिस प्रकार से वाचन किया है उसी प्रकार से वो शुद्ध वाचन कर सके, निर्धारित आवाज़ में उसको प्रदर्शित कर सके, लय ताल के साथ कर सके, है ना। विषय विज्ञान की बात भी करें तो जो बातें उसको बताई गई है उनको वो वापस बता सके, संभाषण कर सके। ठीक है, फिर जैसे संभाषण की बात करते हैं तो जैसे कहानी कहना, उसको सुनना, कविता पाठ, चित्र पठन, वार्तालाप, ऐसी जो कौशल हैं, कथन कौशल, ऐसे जो कौशल हैं उनको काम में ले रहा है या नहीं, या इन बातों पर वो ध्यान दे रहा है नहीं, या फिर कथन कौशल को अगर उसमें स्किल है तो आजकल के युग में आप देख रहे हैं कि कई ऐसे कथावाचक हैं जो कि उन्होंने कथा कह के करके अपना जो है एक व्यवसाय बना लिया है ना। पढ़े लिखे लोग पढ़ सकते हैं लेकिन कथा सुनने के लिए पूरे हजारों लोग जो इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये कोई स्किल उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया, ये क्रियात्मक पक्ष है। ठीक है, आगे आता है लेखन कौशल। इस लेखन कौशल में जैसे दृष्ट लेखन,
दृष्ट लेखन, है ना, लिखना, जैसे बताया गया वैसा का वैसा लिखना। फिर आता है श्रुत लेखन, सुन करके लिखना। कभी आपने भी देखा होगा क्लास में, आप जब छोटी क्लास में रहे होंगे उस समय में हमारे टीचर जो है श्रुति लेखन करवाते थे। सुन करके 5-4 लाइन जो है पहले एक बार पढ़ के सुनाया जाता था, उसके बाद में दूसरी बार फिर पढ़ के सुनाया जाता था, उसके बाद में तीसरी बार में जो है धीरे धीरे बोलते हुए उसको लिखवाया जाता था। तो इस प्रकार श्रुत लेखन, उसमें क्या बच्चे जो पढ़े हुए पाठ हैं उसी में से वो लिखवाया जाता था ताकि वो सुन करके लिख सके, सही सही लिख सके। ठीक है। फिर रचना करना। रचना की बात अभी यही थी कि भाषा में जो है किस प्रकार से हम कहानी की रचना कर सकते हैं, कविता की रचना कर सकते हैं, है ना, कोई वार्तालाप लिख सकते हैं, है ना, कोई निबंध या लेख लिख सकते हैं। तो ये रचना करना। ठीक है। उसके बाद में रूपरेखा और अक्षर स्वरूप। रूपरेखा, व अक्षर स्वरूप। ये बहुत मायने रखता है किसी भाषा के अंदर। अक्षर स्वरूप जो है ये वैसे ये मॉन्टेसरी विधि है जिसमें अक्षर का स्वरूप कैसे बनाया जाता है। तो आप लोग भी ध्यान रखिए कि अपने बालकों में एक कौशल तो विकसित कर ही सकते हैं कि जब हम कोई भी विषय पढ़ा रहे हों, चाहे वो भाषा का हो, भाषा में भी अपने यहाँ पर हम विषय और के 3 भाषाएं पढ़ाते हैं, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत या अन्य तृतीय भाषा। और राज्यवार अलग अलग हो सकती है, जहाँ पर, है ना, हमारे यहाँ पर अलग अलग राज्य हैं, उनकी अलग अलग भाषाएं हैं, तो वो थर्ड लैंग्वेज के आधार पर हम उनको पढ़ाते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि भाषा में जो है लेखन, श्रुत लेखन और रचना और अक्षर स्वरूप। तो अक्षरों का जो स्वरूप है किस प्रकार का होना चाहिए, है ना। किसी भी भाषा के अंदर अक्षर जो है टेढ़े मेढ़े नहीं लिखे जाते, ये बात ध्यान रखिए। हो सकता है मैंने भी कहा या किया हो, लेकिन स्ट्रेट, खड़े सीधे खड़े अक्षर का स्वरूप जो है सीधे खड़े में ही सही आता है, सही लिखा जाता है जैसे। ठीक है। और उसमें जो गोलाइयाँ दी हुई है उसको उसी ढंग से जो है आप काम में लें। ठीक है। और उसका जो स्वरूप है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर आपने ये जैसे ये स्वरूप है इसका, और इस स्वरूप को आपने अगर सही नहीं बनाया है, मान लीजिए, है ना, ख का स्वरूप ये है कि ये लाइन यहाँ आजकल जोड़ी जाती है, तो ये ख, और अगर आपने ये नहीं जोड़ा इसको तो फिर आपको ये र व पढ़ा जाएगा। इसलिए अक्षरों का जो स्वरूप है उसको निर्धारित आधार पर रखना चाहिए। तो ये लेखन कौशल और भाषाई कौशल की बात हुई। अब ये सारे बात जो है हमारी क्रियात्मक यानी कर्म से संबंधित थी। तो अभी तक अपन ने ये 3 पक्षों की बात की थी कि किस प्रकार से ज्ञान का जो उद्देश्य है उसको, फिर दूसरा था कि भाव पक्ष को, और तीसरा क्रियात्मक पक्ष को यानी क्रियात्मक उद्देश्यों के बारे में बात करी। तो ये 3 प्रमुख उद्देश्य है हमारे में। फिर आता है कि कुछ उद्देश्य जो कि पाठ्यक्रम के साथ साथ चलते रहते हैं, उनको भी देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो उद्देश्य हैं और उनको हमें किस प्रकार से पूरा करना चाहिए। और शैक्षिक उद्देश्य जो कि
हमें आगे के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। उसमें कुछ बातें बताई गई है। नंबर 1 है उसमें चरित्र निर्माण। नंबर 1 चरित्र निर्माण। किसी भी पाठ्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो है बालक का चरित्र का निर्माण करना। दूसरा, चरित्र का निर्माण करने में जो है क्या देखा जाएगा कि बालक में एक समृद्ध और उपयोगी व नैतिक जीवन की नींव डालना, ताकि उसका आगे का जीवन जो है अच्छा बन सके, एक अच्छे समाज का सदस्य बन सके और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके। तो चारित्रिक जितने भी गुण हैं उसकी एक लंबी लिस्ट है। वो आप जानते हैं कि हमारे चरित्र के अंदर कौन कौन से गुण ऐसे हैं जिनको कि हमें अधिग्रहण करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन जो है अच्छा बन सके और हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके। ये अलग बात है कि आज हमारे देखने को मिल रहा है जीवन में कि हमारे लोगों का चरित्र कितना और किस स्तर तक गिर चुका है। इसके उदाहरण आप अपने मोबाइल पर देखते होंगे, समाचारों में सुनते होंगे, न्यूज़पेपर में आप पढ़ते होंगे, है ना। तो ये आवश्यक है कि एक अच्छे टीचर के लिए ये नितांत आवश्यक है कि वो अपने बालकों का चरित्र निर्माण किस ढंग से करता है, और इस उद्देश्य को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा है राष्ट्रीय विरासत। राष्ट्रीय विरासत, हमारी जितनी भी हेरिटेज हैं उनका हमें ध्यान रखना, उनके बारे में समझना, उनके प्रति निष्ठा रखना और व्यक्ति की प्रतिष्ठा का भाव पैदा करना। व्यक्ति की प्रतिष्ठा का भाव व ध्यान रखना। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा, बालक आपके सम्मुख आया है और वो आपके साथ रह करके अगर आपकी प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं रख रहा है या उसके व्यवहार में इस तरह का कोई परिवर्तन लग रहा है या वो नहीं कर रहा है, तो हम कहीं न कहीं उसमें उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए कि राष्ट्रीय विरासत और उनका जो समझना, उनके प्रति निष्ठा रखना और ये व्यक्ति की प्रतिष्ठा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य हाइजीन, और उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है कि बालकों का निर्माण करना। तो निर्माण कैसे होगा वो पहले भी बता कि पुणे शारीरिक और मानसिक स्तर पर जो है बालक का अच्छे से निर्माण करें, उसके लिए जितनी भी योग्य क्रियाएं हैं, कार्य हैं, वो हम करें, ठीक है। और उसके अंदर बालक में मानसिक और संवेगात्मक दृष्टिकोण एवं अच्छी आदतों का निर्माण। संवेगात्मक और अच्छी आदतें, ठीक है। संवेगात्मक इस स्तर पर आकर के ये तीनों प्रकार की बातें ध्यान में रखना चाहिए। उद्देश्य में ध्यान रखिए कि हम अपने शिक्षण के साथ दौरान इन उद्देश्यों की पूर्ति करें। बालक का ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, शारीरिक और मानसिक विकास हो, और क्योंकि इस एज में आकर के उसमें कई प्रकार के संवेग पैदा होते हैं, तो संवेगात्मक विकास भी होना जरूरी है। उसको क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, या
ये उसके लिए करनी है या नहीं करने योग्य बातें हैं, तो उनको हम ध्यान में रखें और बताएं। बालकों को इस बात के लिए बार बार मोटिवेट करें, बार बार उनका ध्यान आकर्षित करें कि ऐसी बातें नहीं। तो अच्छी आदतों का निर्माण करना, ये भी एक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ बात है कि अच्छी आदतें डेवलप हो जाएगी तो उसमें किसी प्रकार के व्यसन, है ना, दुर्गंध नहीं आएंगी। और अगर आपने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, आप देख करके उसको इग्नोर कर रहे हैं, किसी गलत कार्य को, है ना, इग्नोर करने का मतलब आप प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो बालक में अच्छी आदतों का निर्माण होना बहुत ही ज़रूरी है, ये ध्यान रखना चाहिए। फिर है स्पष्ट चिंतन, और इसी के साथ जुड़ा हुआ है स्पष्ट चिंतन और पर्यवेक्षण। ऑब्जर्वेशन, है ना, स्पष्ट अच्छे चिंतन और पर्यवेक्षण, दो बातें हैं कि हम चिंतन करें, अच्छी बातों का चिंतन करें, अच्छी परिकल्पनाएं पैदा करें, देखें, और विवेक शक्ति का विकास हो हमारे अंदर। चिंतन से क्या आता है? विवेक आता है। तो विवेक शक्ति का विकास हो जिससे हम सत्य असत्य की पहचान कर सकें, खोज करने की, पर्यवेक्षण करेंगे तो कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। तो पर्यवेक्षण में ये कि भी खोज करने की जो रुचि पैदा हो, और जब रुचि पैदा होगी तो हम प्रयास करेंगे और वैसी ही योग्यता हमारे अंदर आ जाएगी। तो इस प्रकार से स्पष्ट चिंतन और पर्यवेक्षण करते। फिर ज्ञान कुशलता, ज्ञान कुशलता बालकों में योग्यता अनुसार ज्ञान व विभिन्न कुशलताओं का विकास करना, है ना, ये टीचर का ही दायित्व है और पाठ्यक्रम का भी दायित्व है। पाठ्यक्रम में ये उद्देश्य शामिल है कि हम किस प्रकार से ज्ञान को बालकों तक पहुंचाएं ताकि उनके अंदर विभिन्न कुशलताओं का विकास हो सके। फिर आता है सौंदर्यानुभूति या अभिव्यक्ति। सौंदर्यानुभूति और अभिव्यक्ति। इस पे पहले भी बात हुई है कि जो भी हमने ज्ञान के अंतर्गत बातें बताई है ना, और उसमें जो है कौशल आ गया है तो उसको अभिव्यक्त कर सके। ये एक अब कौशल है, अभिव्यक्ति करना, ठीक है। तो ये एक उद्देश्य है जो कि इस पाठ्यक्रम के अंदर शामिल है। नेक्स्ट है सामाजिक एवं आर्थिक संबंध। सामाजिक एवं आर्थिक संबंध, जिसको कि हम रोजगार से जोड़ सकते हैं, रोजगार, ठीक है। ये उद्देश्य है कि बालकों में उपयुक्त सामाजिक दृष्टिकोणों का विकास करना और सामाजिक संबंधों का विकास करना, विद्यालय एवं समाज में उचित ढंग से जीवन यापन कर सके इसके लिए उनको तैयार करना। व्यावसायिक कुशलता, जिसको हम कह रहे हैं रोजगार, ये व्यावसायिक कुशलता। और हम जानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य किसी व्यक्ति के लिए
वो है कि वो एक योग्यता हासिल करके अपना स्वयं का रोजगार या स्वयं की व्यवसाय की बात कर सके। तो ये मानव समाज के आर्थिक संबंधों की जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट 8वां है नागरिकता। नागरिकता में क्या है कि हम जिस देश के निवासी हैं उसके हम नागरिक हैं, जिस देश के हम निवासी हैं हम उसके नागरिक हैं। तो हमारे सबसे पहले नागरिक को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जिस देश के अंदर रहता है उसका एक लिखित संविधान है, उस लिखित संविधान का वो सम्मान करे, उसके प्रति है ना संविधान के प्रति निष्ठा और आदर बहुत आवश्यक है। ठीक है, उसके अंदर जो बातें बताई गई है उसको अपने ध्यान में रखें। फिर हम जिस देश में रहते हैं उसके अंदर जनतांत्रिक व्यवस्था है। उस जनतांत्रिक व्यवस्था के जितने नियम है ना उनका हम पालन करें। फिर आता है कि हमारे को कुछ नागरिक अधिकार दिए गए हैं। उन नागरिक अधिकारों का भी हम उपयोग करें आवश्यकता पड़ने पर, है ना। और अगर इसके प्रति कहीं आपको नागरिक अधिकारों का कहीं उल्लंघन लग रहा है तो आप उसके प्रति है ना संवैधानिक तरीके हैं उनका पालन करें। ठीक है, और दायित्वों का पालन करें, उन दायित्वों से आपको अवगत होना चाहिए, है ना। हमारे जितने पीछे भी आया था कि हमारे जितने हेरिटेज हैं उनके बारे में हमें गर्व होना चाहिए, है ना। इसके प्रति भी हमारे को गर्व होना चाहिए कि हमारे को आज की स्थिति में है ना जो अधिकार मिले हुए हैं उनमें बहुत सारे अधिकार हैं और उन्हीं के बदौलत आज हम इस देश के अंदर शांतिपूर्वक रह रहे हैं। और एक भाव और हमारे अंदर इसके अंतर्गत आना चाहिए जिसको कि हम अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। ठीक है, तो हमारे अंदर एक अच्छे नागरिक के जो गुण अगर हैं तो हम अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रत्येक कार्य एक नागरिक के रूप में इस प्रकार का होना चाहिए जिससे कि हमारे अंदर इन शैक्षिक उद्देश्यों में इस बात का समावेश किया जाए कि हम एक अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव व्यक्ति बन सके, है ना। हमारे अंदर अंतर्राष्ट्रीयता की एक सद्भावना की बात होनी चाहिए। मानव सब समान है ना। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संसार में जितने भी लोग हैं उनके अंदर एक सद्भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, है ना। काला गोरा कुछ नहीं है ना। भाषा के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर हम कई प्रकार की बातें सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक ये गुण आना चाहिए। तो इस प्रकार से पाठ्यक्रम के अंदर जितने शैक्षिक उद्देश्य शामिल किए गए हैं उनको अपन ने देखा है और मैं समझता हूँ कि आपको फिर से मैं एक बार दोहराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो है कुछ उद्देश्य रखे गए हैं, है ना। उन उद्देश्यों को हम 3 भागों में बांटते हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञान के उद्देश्य में उसके 6 भाग किए गए हैं: ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। भाव पक्ष के अंदर या भावात्मक उद्देश्यों में जो कि मन से जुड़ा हुआ है उसके अंदर फिर 5 बातें हैं कि
किसी भी उद्देश्य को, किसी भी बात को जो कि हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, उसको हम किस प्रकार से आग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं, उसके बाद उसकी रेस्पॉन्स या रेस्पॉन्डिंग करते हैं, उसका फिर जो है प्रतिक्रिया देते हैं, किस प्रकार से उसका मूल्यांकन करते हैं, संगठनात्मक उद्देश्य, और पांचवा के विशिष्टीकरण। उसके बाद क्रियात्मक जो कौशल है या क्रियात्मक उद्देश्य है, उसके अंतर्गत हम स्किल किस प्रकार से डेवलप करते हैं, चाहे वो विज्ञान हो चाहे आर्ट्स के विषय हो, उसमें हमारी कौशलता कुशलता किस प्रकार से आती है, जो कि ये कार्य पर, अभ्यास पर आधारित है। तो आप लोग टीचर्स ध्यान देंगे कि किस प्रकार से हम इस कौशल को पूरा करने के लिए एक बिंदु जो है वो मुख्य है कि हमने अभी 3rd ईयर में अभ्यास पाठ और दूसरा होता है माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म अध्ययन। ठीक है, ये दो मुख्य बातें हैं जो कि हमारे टीचिंग स्किल में आएगी। ठीक है, तो किस प्रकार से लेसन प्लान तैयार करते हैं और किस प्रकार से हम माइक्रो टीचिंग कराते हैं कि अभ्यास पाठ पूरा है, उसमें कुछ विस्तारित बातें हो सकती है, लेकिन माइक्रो टीचिंग में सूक्ष्म छोटे छोटे बिंदुओं के आधार पर हम किस प्रकार से अपने स्टूडेंट्स को, अपने बालकों को अध्ययन करा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बातें हैं ये स्किल के अंदर टीचर स्किल में आएगी कि अभ्यास पाठ तैयार करना, उसके स्टेप्स, और उसके बाद में उसको किस प्रकार से हम क्लास में बच्चों के सामने प्रसारित करते हैं, किस प्रकार से उसको आप एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। तो ये बातें मुख्य रूप से हमारे टीचर्स कौशल में आएगी। ठीक है, तो मैं अपनी बात को ही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।